हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ले करके आया हूँ कलरव कक्षा 5 का पाठ 8 मैं और मेरा देश। तो यह जो मैं और मेरा देश कक्षा 5 के कलरव पाठ्य पुस्तक का यह जो लेसन या चैप्टर है, इसको लिखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने इस पाठ को लिखा है मैं और मेरा देश। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर कौन थे, तो थोड़ा इनकी चर्चा कर लेते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी को सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में हुआ। ये हिंदी के जाने माने साहित्यकार और निबंधकार थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे। 9 मई 1995 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो बच्चों, इस प्रकार से कन्हैया लाल मिश्र जी का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी को सहारनपुर जिले में हुआ, देवबंद गांव में, और इनकी मृत्यु हो गई 9 मई 1995 ईस्वी को। और जाने से पहले इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ जो है लिखी, बहुत सारे जो है रचनाएं किया इन्होंने, बहुत सारे जो है गद्य पद्य लिखे। मुख्य रूप से निबंधकार ही थे, निबंध लेखक ही थे। और इनके प्रमुख निबंधों में है जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे। तो आइए चर्चा करते हैं। हम लोगों का जो प्रस्तुत पाठ है मैं और मेरा देश, जिसको लिखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने, जिनके विषय में अभी अभी हम लोगों ने जाना। तो शुरू करते हैं मैं और मेरा देश। महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए। एक संत थे स्वामी राम तीर्थ, एक बार वे कहाँ गए? जापान गए। महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। उन्होंने स्टेशन पर फलों की खोज की, किंतु पा न सके। उनके मुंह से अचानक निकला, जापान में शायद फल ही नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफार्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं से एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने वे फल स्वामी राम तीर्थ जी को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह से लगाया जा सकता है। किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। दूसरी घटना है, इस घटना में क्या हुआ कि किसी देश का एक युवक था, वह जापान में शिक्षा लेने आया हुआ था।
एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और पुस्तकालय प्रभारी को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। पर मामला यही नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही, उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। जहां एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो न जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का भी सिर नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और यह गड़बड़ है, यह परेशानी है? साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? आप शब्दों का प्रयोग करते हैं? इधर की उधर लगाते हैं? अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं? होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे ही ऐसे स्थानों में, जीनों में, कोनों में पीक थूकते हैं? उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं? निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते और इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सम्मान को भयंकर आघात लग रहा है और राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। तो बच्चों, ये जो यह निबंध लिखा गया था, मैं और मेरा देश, यह निबंध जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है, जो हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है कि हमें जो भी हम लोग करें उससे पहले जो है अपने करने से पहले यह सोचना चाहिए कि हमारे आचरण के बारे में, हमारे व्यवहार के बारे में और हमारे देश के बारे में लोग उससे क्या अनुमान लगाएंगे। हमें ऐसा ही काम करना चाहिए कि अपना, अपने परिवार का और अपने देश का मान सम्मान और मर्यादा हमेशा बनी रहे और उसका मस्तक हमेशा ऊंचा रहे, परिवार भी आप पर गर्व कर सके। तो बच्चों, यह था कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखा हुआ मैं और मेरा देश नामक निबंध। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और इस निबंध के बाद, इस निबंध के पीछे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, आइए उन शब्दों को देख लेते हैं। पहला शब्द है आग्रह। आग्रह मीन्स होता है अनुरोध। दूसरा शब्द है आघात। आघात माने होता है चोट। लांछित। लांछित मीन्स होता है कलंकित। गौरव। गौरव मीन्स होता है बड़प्पन। मुग्ध।
मुग्ध मीन्स होता है मोहित। सुरक्षित, सुरक्षित मीन्स होता है अच्छी तरह रक्षा किया हुआ। संस्कृति, संस्कृति माने होता है शुद्ध आचरण की परंपरा। अपशब्द, अपशब्द माने होता है गाली गलौज। आइए अब बोध प्रश्नों को भी देख लेते हैं। इस पाठ में जो बोध प्रश्न दिए गए उसमें से पहला प्रश्न है, स्वामी राम तीर्थ को स्टेशन पर फलों की खोज क्यों करनी पड़ी। दूसरा प्रश्न है, जापानी युवक स्वामी जी के लिए फल क्यों ले आया। तीसरा प्रश्न है, स्वामी जी फलों का मूल्य दिए जाने पर, स्वामी जी द्वारा फलों का मूल्य दिए जाने पर जापानी युवक ने क्या कहा। और चौथा प्रश्न है, युवक और उसके देशवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश क्यों वर्जित कर दिया गया। और फिर जो है बोध प्रश्न के बाद दूसरे प्रकार का प्रश्न है, वाक्यों को पढ़िए और सोच कर लिखिए कि यह आदत अच्छी है अथवा गलत है। नंबर क, केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकना। नंबर ख, अपने घर का कूड़ा बाहर सड़क पर फेंकना। नंबर ग, शौचालय का प्रयोग करना और साबुन से हाथ धोना। नंबर घ, पुस्तकालय से पुस्तक लेकर पढ़ना। नंबर अंगा, अपना घर, गली, स्कूल, बस, ट्रेन आदि को गंदा करना। च, पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। नेक्स्ट है छ, यातायात के नियमों का पालन करना। जो उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में धक्का मुक्की करना। झ, अनावश्यक पानी न बहाना। इया, हर दिन समय से स्कूल आना। तो बच्चों ये सारी अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए और जो अभी हम लोग निबंध का वाचन किए हैं, पठन किए हैं, तो उसको जो है एक बार पुनः दोबारा सुन करके मन से सुनिए और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी बुद्धि से अपनी कॉपी पर लिखने का प्रयास करिए। और आप इस अध्याय में जो कठिन शब्द आए हों, जो शब्दार्थ हम लोग अभी पढ़े हैं, उनके अलावा भी बहुत से शब्द होंगे जो कठिन शब्द हैं इस पाठ में आए हुए। अगर उनका अर्थ आपको नहीं मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आप उनका अर्थ हमसे पूछ सकते हैं, मैं अवश्य ही आपका जवाब दूंगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्य बच्चों तक भी जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको आने वाला हर वीडियो मिलता रहे। बेल आइकन दबाने पर आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा। ज्यों ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप तुरंत ही वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो चलते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।